गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है दो वर्ड से मिलकर के बना, पहला है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ए ग्रुप ऑफ पीपल विच आर ज्वाइन टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल और कॉमन पर्पस इन नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब दो या दो से अधिक मिल करके काम करते हैं तो उसी को संगठन कहा जाता है। और यहाँ जो दूसरा वर्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को या ह्यूमन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ स्ट्रक्चर का मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग किसी कॉमन गोल के लिए अचीव हुए हैं उन लोगों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। किस तरीके का रिलेशन करने के बाद यहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन, अधिकारी और अधीनस्थ का जो रिलेशन बताने का काम करता है वो स्ट्रक्चर के थ्रू किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ किसी भी संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है, जिसके थ्रू पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा बनाया गया है, डायग्राम बना हुआ है इसमें। यहाँ से इस स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है जनरल मैनेजर का सुपीरियर होता है और इसका सबऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डिनोट करने का काम करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है और किसके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए बीएसटी के जो स्कॉलर है उन लोगों के द्वारा क्या डेफिनेशन दिया गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो एक स्कॉलर है फेडरिक ल्यूट्स, इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए ह्यूमन स्केलेटन है, हम लोग का जो हड्डियों का ढांचा है उसी से हम लोग को अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कहीं पे खड़ा हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। तो हम लोग का हड्डियों का जो ढांचा है उसी के अनुसार हो पाता। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है फ्रेमवर्क, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है किसी कंपनी का है, जो जिसमें बताया गया कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनके नीचे जनरल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर के नीचे फिर अलग अलग तरीके के बहुत सारे मैनेजर होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि डिनोट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन किनका सुपीरियर है, कौन किनका सबऑर्डिनेट है। वहीं जो दूसरे स्कॉलर है एल्बर्ट हेनरी एच, वो डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। एल्बर्ट हेनरी एच जो डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जितने भी तरीके का मैनेजेरियल या ऑपरेटिंग टास्क है उसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि पूरे जितने लोग काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर देना, जिसमें कि जितने लोग वर्क कर रहे हैं जिसमें मैनेजेरियल और ऑपरेशन दोनों वर्क परफॉर्म किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए किसी स्कूल का ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे हायर अथॉरिटी में प्रिंसिपल होते हैं, उनके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है, फिर दो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते हैं, उनके नीचे फिर बहुत सारे टीचर आते हैं और उनके नीचे स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी तरीके के सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन हो गया, कौन हायर अथॉरिटी है, कौन लोअर अथॉरिटी है, उन सारे को रिप्रेजेंट करना डायग्राम के फॉर्म में या स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने लोग काम करते हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो आप पूरा लिख करके दीजिएगा कि हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं, 4 टीचर हैं, एक मैथ के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, बायो के टीचर हैं। ये सारे चीज़ को अगर आप रिटन वे में लिख करके दीजिएगा तो एक पूरा पेज में लिख करके दीजिएगा, इतना लोग हैं, इतना स्टूडेंट है, इतना प्यून है, टीचिंग स्टाफ है, इतना नॉन टीचिंग स्टाफ है, इतने गार्ड हैं, यहाँ ये हैं। और उसी चीज़ को बढ़िया से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई आप जो रिटन वे में लिख के दीजिएगा तो वो पढ़ने में किसी को टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लिखा हुआ पढ़ने में समय लगेगा, उसके साथ साथ पढ़ने वाले को मन भी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। उसी चीज़ को अगर आप डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया कि हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उनके नीचे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उनके नीचे इतने टीचर आते हैं, इन टीचर के नीचे इतना स्टूडेंट हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ को डायग्राम कर ली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको डायग्राम के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
फिर वो कौन कौन सा फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टोटल ऐसे 4 फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहला है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन में कंसीडर किया जाता है जैसे कोई भी पोस्ट या कोई भी जॉब के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाएगा, उसी को जॉब डिज़ाइन बोला जाता है। जैसे प्यून के पोस्ट के लिए अगर जॉब डिज़ाइन करेंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। वैसा पर्सन जो कि साफ़ सफाई का काम कर सकता है, जिसको कि टाइम देखने आता हो तो टाइम देखने के बाद बेल बजाए, वाटर वगैरह सर्व करने का काम, नोटिस एक क्लास से दूसरे क्लास में नोटिस फॉर्म, जैसे छुट्टी का नोटिस होता है तो एक नोटबुक लेके आता है प्यून, हर एक क्लास में देता है कि कल इस ओकेजन के कारण छुट्टी है। तो उस तरीके का काम जितने जो लोग करेंगे उनके लिए जो जॉब डिज़ाइन होगा प्यून का होगा। तो हर एक जॉब के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़, कौन कौन सा टास्क परफॉर्म किया जाएगा, उसी को बोला जाता है जॉब डिज़ाइन। जैसे देखिएगा, व्हाट एक्टिविटीज़ एंड टास्क आर कंटेंट इन इस जॉब, हर एक जॉब में कौन सा टास्क और कौन सा एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाएगा, उसी को जॉब डिज़ाइन बोला जाता है। जैसे स्कूल में भी देखिएगा 2 तरीके का प्यून का जॉब डिज़ाइन होता है। एक वैसा प्यून जो पूरे स्कूल का मतलब साफ़ सफाई का काम, बेल बजाने का काम, नोटिस का काम करता है, और एक वैसा प्यून होता है जो प्रिंसिपल ऑफिस में सिर्फ रहता है, प्रिंसिपल सर से रिलेटेड का काम करता है। जैसे कोई प्रिंसिपल सर को कोई फाइल देखना है तो फाइल लाना, उनके लिए पानी लाना, उनके डेस्क टेबल वगैरह का साफ़ सफाई रखना। तो वो जो प्यून है वो सर से रिलेटेड सारा काम को देखता है, और एक वैसा प्यून जो पूरे स्कूल को साफ़ सफाई करने का काम करता है। तो जॉब डिज़ाइन में कौन सा पोस्ट पे, कौन सा जॉब में कौन सा काम किया जाएगा, कौन सा एक्टिविटीज़ और कौन सा टास्क किया जाएगा, उसी को आइडेंटिफाई करना, उसी के बारे में निर्णय लेना ही जॉब डिज़ाइन होता है। तो जॉब डिज़ाइन के बाद दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, वो है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन के बारे में इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें सेकंड प्रोसेस था डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटेशन में देखिएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट जॉब्स बिकेम मच इजियर इफ सिमिलर जॉब आर अंडर वन डिपार्टमेंट एंड वन मैनेजर। जितना भी जॉब डिज़ाइन ऊपर किए हैं तो सिमिलर एक ही तरीके का जितना भी जॉब होगा उसको एक डिपार्टमेंट में डाल करके एक मैनेजर के अंडर में कर देंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन बनाना आसान हो जाता है मैनेजर के लिए, कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि जो भी सिमिलर तरीके का काम होता है उसके लिए एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बना करके उसका एक डिपार्टमेंट मैनेजर बना देते थे, डिपार्टमेंट का हेड बना देते थे। तो इसमें भी वही चीज़ होता है कि जो भी सिमिलर तरीके का जॉब है, यहाँ पे देखिएगा, सिमिलर जॉब्स आर अंडर वन डिपार्टमेंट एंड वन मैनेजर। हर एक सिमिलर जॉब को मिला करके एक डिपार्टमेंट बना देना और उस डिपार्टमेंट के लिए एक इंडिविजुअल मैनेजर बना देना ताकि सारे कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया से बिल्ड हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल करने का मतलब है ये डिपेंड करता है मैनेजर के एलिजिबिलिटी जो होता है या उसके अंदर जो क्वालिटी होता है उस पर डिपेंड करता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है आपके अंदर कितना योग्यता या कितना क्षमता है, कितने लोगों को आप एक समय में कंट्रोल कर सकते हैं या कितना काम आप एक समय में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, द मैनेजर इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ जॉब्स विच इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है सारे वर्क के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सारे जितने भी पर्टिकुलर जॉब हैं सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने के लिए, समन्वय बनाने के लिए एक मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस मैनेजर के कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो एक समय में कितने लोगों को लीड कर सकता है और कितना वर्क वो एक समय में कर सकता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो उसमें देखे थे कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जनरल मैनेजर होते हैं, और जनरल मैनेजर के नीचे बहुत सारे अलग अलग मैनेजर होते हैं। एक तो अभी ये पढ़े, जैसे मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, एक तो ये हो गया।
मान लीजिए यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसके बाद जो जनरल मैनेजर के पास इतना एलिजिबिलिटी नहीं है, इतना कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ 4 डिपार्टमेंट को हैंडल कर सके, 4 डिपार्टमेंट को देख सके एक बार में। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि 2 जनरल मैनेजर बनाया जाएगा, 2 जनरल मैनेजर का पोस्ट निर्धारित किया जाएगा, जो कि एक ग्रुप जो होगा मार्केटिंग और फाइनेंस को देखेगा, और दूसरा जनरल मैनेजर जो होगा वो प्रोडक्शन और पर्सनल मैनेजमेंट को देखेगा, पर्सनल मैनेजर को देखेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया एलिजिबिलिटी के अनुसार, अगर आप 4 लोगों को देखने में सक्षम है तो एक ही मैनेजर होगा, इन चारों फंक्शन को देख लेगा, चारों मैनेजर के वर्क को देख लेगा। और अगर उसमें 2 ही लोगों के एक साथ गाइड करने का पावर है तो फिर उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा, उसके नीचे जनरल मैनेजर हो जाएंगे, और इनके नीचे एक मार्केटिंग, इधर फाइनेंस, इधर प्रोडक्शन और इधर पर्सनल मैनेजर। तो आप कितने लोगों को एक समय में गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या आप कितने काम एक समय में कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब आपके अंदर कितना क्षमता है कंट्रोलिंग करने का, देख रेख करने का। तो ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ये भी बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो ये डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर। मैनेजर के अंदर कितना कैपेसिटी और कितना इंटेलिजेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो उसको एग्जांपल से बताएं, अगर मैनेजर के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ज़्यादा इंटेलिजेंस है, तो वो एक साथ 4 मैनेजर के वर्क को, 4 डिपार्टमेंट को एक साथ देख सकता है, तो एक ही जनरल मैनेजर यहाँ लगेगा। वही उसके अंदर अगर इंटेलिजेंस कम है, उसके अंदर कैपेसिटी कम है, तो 2 फंक्शन को एक जनरल मैनेजर देखेगा, बाकी 2 फंक्शन के लिए अलग से जनरल मैनेजर लगेंगे। उसके बाद दूसरा है द ट्रस्ट ऑफ मैनेजर इन देयर एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉय के बीच में आपका ट्रस्ट अच्छा है, आपके कर्मचारी आप पे भरोसा करते हैं, आप पे फेथ रखते हैं, तो आपका कंट्रोल जो होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है, अपने लोगों की संख्या ज़्यादा होगी आप पे, क्योंकि आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं। वही उसके विपरीत अगर आप पे लोग भरोसा नहीं करते हैं तो आपको कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लोगों का भरोसा ही नहीं है आप पे, तो आपके बातों को नहीं मानेंगे, आप पे उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। तो दूसरा जो फैक्टर है कि ट्रस्ट ऑफ मैनेजर इन देयर एम्प्लॉय, तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉय का ट्रस्ट होगा मैनेजर पे, उतना ज़्यादा लोगों को होगा, उतना ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना बड़ा होगा, और जितना कम ट्रस्ट होगा मैनेजर पे, उतना छोटा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। उसके बाद है तीसरा एम्प्लॉय, इसी का ठीक रिवर्स दिया गया है। एम्प्लॉय अगर ट्रेंड और प्रोफेशनल है, एम्प्लॉय जो है अगर ट्रेंड है या प्रोफेशनल है, तो उसको देखने के लिए एक मैनेजर काफ़ी है, क्योंकि उनको एक बार जब गाइडलाइन दे दिया जाएगा कि कार्य को इस तरीके से करना है, तो काम को, वर्क को करते रहेंगे। उनको बार बार सुपरविजन करने की ज़रूरत नहीं होगा, बार बार देख रेख का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि लोग पहले से ट्रेंड हैं या प्रोफेशनल्स हैं। वही उसका अपोजिट जो है, अगर एम्प्लॉय अनस्किल्ड है, एम्प्लॉय के पास किसी तरीके का कोई स्किल नहीं है, तो उसके लिए हर एक एम्प्लॉय के लिए एक पार्टिकुलर मैनेजर या पार्टिकुलर सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी, जो कि मान लीजिए एक सुपरवाइज़र है जो 10 अनस्किल्ड एम्प्लॉय को देख रहा है। अनस्किल्ड होने के कारण वो वेस्टेज ज़्यादा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज या किसी भी तरीके का रिसोर्सेज का वेस्टेज ज़्यादा कर सकता है, तो उसके लिए स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा हो जाएगा, क्योंकि अनस्किल्ड होने के कारण उनके लिए बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे सुपरवाइज़र लगाए जाएंगे जो कि उनके वर्क को देखेंगे। तो अगर ट्रेंड और प्रोफेशनल हैं, जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ट्रेंड है या प्रोफेशनल है, तो उनके लिए स्पैम जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एक बार गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, बाकी वो कार्य कर सकते हैं। वही अनस्किल्ड लोगों का होगा तो उनमें स्पैम कंट्रोल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है रूटीन जॉब। रूटीन जॉब के लिए स्पैम कंट्रोल जो है छोटा होगा, क्योंकि रूटीन जॉब में आता है जो डेली का जॉब होता है। तो डेली जॉब करने के लिए लोगों को पता होता है, डेली एक ही काम को करते करते वो लोग एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो उनके लिए एक मैनेजर काफ़ी होते हैं जो कि सारे लोग के रूटीन जॉब को चेक कर लेते हैं। वहीं अगर किसी तरीके का स्पेशलाइज्ड या चैलेंजिंग जॉब है, तो उसके लिए सुपरविजन के लिए हमें एक पर्टिकुलर मैनेजर रखना होगा, ताकि उनके वर्क को जो क्या काम से ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारे चीज़ को देखने के लिए एक अलग से उनका मैनेजर नियुक्त करना होगा, ताकि किसी तरीके का रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो सके। तो रूटीन जॉब के लिए स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होगा, और वही चैलेंजिंग और स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए
स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होगा हमारा बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए, ज़्यादा मैनेजर चाहिए उन लोग को देख रेख करने के लिए। तो तीसरा जो था स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब समझ गया कि मैनेजर के अंदर का एबिलिटी, इंटेलिजेंस या कैपेसिटी कि वो एक समय में कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है या एक समय में कितना वर्क को देख सकता है, इस पे भी डिपेंड करता है। पावर उसके पास कैपेसिटी कम होगा तो देखें कि अभी 2 मैनेजर का पोस्ट करना पड़ेगा, फिर हमारा स्ट्रक्चर अफेक्ट करेगा या यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़ मतलब होता है आपके जितने सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने उनको कुछ ऑथोरिटी देना, कुछ अधिकार देना। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझिएगा, जैसे एक सेल्स मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर के अंडर में 10 सबऑर्डिनेट काम करते हैं और उन 10 सबऑर्डिनेट का एक सुपीरियर है सेल्स मैनेजर। तो उन 10 के पास भी कुछ ऑथोरिटी होना चाहिए जिससे कि वो डिसीजन आसानी से ले सकें। जैसे डिलीवरी डेट का डिसीजन हो गया, प्राइस में कितना रिबेट कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, उसका डिसीजन हो गया। जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपका एक स्टेशनरी का दुकान है और आप कोई भी एक नोटबुक जो है 100 रुपये में परचेज़ किए हैं, तो 100 रुपये में नोटबुक परचेज़ किए और उसका प्राइस MRP रखें 150 रुपये, मतलब 150 रुपये में कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको बेचना है। और अगर आपका एम्प्लॉय को पता है कि इस नोटबुक का जो परचेज प्राइस है वो 100 रुपये है, तो कस्टमर अगर हमको 110 रुपये 105 रुपये भी देता है तो वहाँ तक हम डील कर सकते हैं, वहाँ तक उनको नोटबुक हम सेल कर सकते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये चीज़ बता ही नहीं है कि इसका कितना परचेज प्राइस है, इसका हाईएस्ट डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, लोएस्ट डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो इन सब का इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो बार बार आपसे पूछने आएगा। कोई कस्टमर आया बोल रहा है 130 रुपये में लेना है, तब आपसे पूछेगा सर 130 रुपये में दें या नहीं दें, तो अब बोलिएगा नहीं 140 से कम नहीं करना, 120 से कम नहीं करना। अगर उसको पहले से ये चीज़ बता दीजिएगा कि 100 रुपये इस नोटबुक का प्राइस है, अगर 100 रुपये से इतना ज़्यादा दे रहा है, 10% 5% आप अपना मार्जिन रख लीजिए, इतना ज़्यादा दे रहा है तो आप नोटबुक सेल कर सकते हैं। तो ऑथोरिटी दे देने से क्या होता है कि कोई भी डिसीजन का काम जो होता है फास्ट हो जाता है और सामने जो वर्कर काम करता है उसको भी काम करने में अच्छा लगता है। बार बार एक ही चीज़ के लिए अगर वो पूछने आएगा तो वो भी बोरिंग फील करेगा, काम सही ढंग से नहीं करेगा, या फिर कस्टमर को बोल सकता है कि नहीं 130 में नहीं मिलेगा, आप जा सकते हैं, या कस्टमर आपका गुडविल ख़राब हो सकता है। तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में होता है कि आपके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग कुछ ऑथोरिटी, कुछ अधिकार देना ताकि उन डिसीजन क्विकली लिया जा सके। तो ये टोटल 4 फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू।